पर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती का बालाघाट जिले की सरजमी पर भाजपा पर तीखा वार। देखिए पूरी रिपोर्ट दुर्गा प्रसाद बर्वे के साथ। मंडई के कार्यक्रमों में जिस तरह के आयोजन होते हैं भारतीय संस्कृति की परंपराओं को बढ़ाने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है और होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में तो मैं यही कहती हूँ कि क्योंकि दीपावली पे जैसे हम अंधकार के विनाश के लिए दीपक जलाते हैं, वैसे भीतर तक प्रकाश के लिए हमें नकारात्मकता का नाश करना ज़रूरी है। जैसे प्रकाश होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, तो भीतर में एक प्रकाश होना चाहिए, वो मानवता का प्रकाश होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता का प्रकाश होना चाहिए, नारी सम्मान के संकल्प का प्रकाश होना चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं लगातार, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आप कोई भी राज्य देख लीजिए हिंदुस्तान का, मुझे लगता है कोई अछूता नहीं है इन सब घटनाओं से कि आए दिन बेटियों के, बच्चियों के, महिलाओं के बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं सुनते हैं, तो वो दुखद है। और फिर हम नवरात्रों के त्यौहार में माता रानी को 9 दिन पूजते भी हैं, तो मात्र मुझे लगता है वो 9 दिन का संकल्प नहीं होना चाहिए, 365 दिन का वो संकल्प होना चाहिए। 2022 में मैं एक अभियान चलाने जा रही हूँ, मानवता संकल्प अभियान, क्योंकि मुझे लगता है मानवता की कमी नहीं होनी चाहिए। हम इंसानियत सर्वोपरि रख के, चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, हर ग्रंथ यही कहता है कि इंसानियत सर्वोपरि है, मानवता सबसे पहले है। तो उस मानवता को सर्वोपरि रखते हुए मुझे लगता है एक संकल्प लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हिंदुस्तान के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे, जो सांप्रदायिक जो ताकतें हैं जो तोड़ने का काम करती हैं उनको रोका जाना चाहिए। और मुझे लगता है धर्मनिरपेक्षता का एक मैसेज जाना चाहिए। खेती किसानी करके, अन्न पैदा करके, अपना पेट काट के हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान को अन्न देता है, अनाज उगा के देता है। पर उसके लिए मुझे लगता है कि आज एक आवश्यकता है एक जागरूकता की, किसानी खेती को लेकर एक जागरूकता होनी चाहिए। ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो 3 काले कानून लाए गए हैं वो हमारी किसानी खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इसके लिए चूंकि यहाँ जागरूकता मुझे लगता है कम है, वो बढ़नी चाहिए। और इन 3 खिलाफत जैसे कानूनों की खिलाफत दिल्ली जैसे शहर के किनारे बैठ के प्रधानमंत्री को हम लोग आह्वान कर चुके हैं किसान, फिर भी कुछ ऐसी बातें सामने हैं कि प्रधानमंत्री संवेदनहीन कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है किसानी खेती के लिए किसानों को एकजुट हो जाना चाहिए। आए दिन आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं किसानों की, तो ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। क्योंकि गाँव देहात का आदमी जो कि कर्ज लेकर किसानी सीखा नहीं, जहां अमेरिका जैसे देशों ने 29 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ वैक्सीन बुक की है, वहां हम लोगों ने 16 जनवरी तक मात्र कुछ ही लाख वैक्सीनेशंस का ऑर्डर दे पाए। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी, क्योंकि वहां दीदी और दीदी करने में व्यस्त थे, तो मुझे लगता है कि वही मैंने कहा ना, मन की बात और भाषणबाजी बंद करें और जन की बात और राशन किस तरह पहुंचेगा उस पर जनता के लिए उनको ध्यान देना चाहिए। मैडम, और एक सवाल मैं पूछूंगा कि मध्य प्रदेश में फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है, 50 सीटों में लड़ेंगी चुनाव। आपकी क्या रणनीति रहेंगी, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति रहेगी चुनाव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी, मैं क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात करती हूँ। उनकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, क्या लड़ेगी, वो उनके नेता बेहतर आपको बता पाएंगे। हम अपनी रणनीति पे रहेंगे। हमारी सिर्फ एक ही रणनीति हर चुनाव में रहती है, जनता के मुद्दों से सीधा कर सरोकार रखना। जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने गौशालाएं बनवाई, जिस तरह से हमने किसानों का कर्जा माफ किया, जिस तरह से हमने किसानी खेती के लिए हमने मेहनत करके किसान कमाता है उसको और किस तरह सशक्त बनाया जाए, जिस तरह से उपचुनाव रहा और उसके बाद जो रिजल्ट रहा, भाजपा को मुंह की भी खानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहाँ मुख्यमंत्री जो है वहाँ के, उनके प्रदेश में सुपड़ा साफ हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के वहीं से नड्डा जी, वहां से सुपड़ा साफ हुआ। मध्य प्रदेश जैन जिनकी सरकार है वहां भी हम एक सीट लेकर गए। उसके बाद आप देख लीजिए, राजस्थान में भाजपा का प्रत्याशी एक विधानसभा पे 4थे नंबर पे रहता है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा गोरखपुर, अयोध्या, काशी से साफ हो जाता है। तो ये बताता है, ये भले बागलागो की गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, उसको हाईलाइट नहीं करती। जब मुद्रा एयरपोर्ट पर, अडानी मुद्रा एयरपोर्ट पर 21,000 करोड़ की जब 3,000 किलो हेरोइन मिलती है तब मीडिया चुप हो जाता है। इससे पहले 25,000 किलो हेरोइन हिंदुस्तान के बाजारों में गई, वहीं से कोई बहस नहीं होती। जब आप कुछ ग्राम हीरोइन पर अगर बहस कर सकते हैं आर्यन खान पर, तो बहस होनी चाहिए फिर मुद्रा पोर्ट पर कैसे इतना अफीम और कैसे हीरोइन और कैसे नशे की चीजें आ गई और किस तरह से, क्योंकि इसमें सरकार के संरक्षण के बिना ऐसा नहीं हो सकता, तो ये जरूरी है। तो ये तो आप इसका असर देख रहे हैं, आने वाले चुनावों में भी इसका असर जरूर दिखेगा। ये पेट्रोल डीजल की बात राजनीतिक नहीं कर रही मैं कि मैं कांग्रेस को ले आई भाजपा को ले आई, परंतु यहाँ जरूरी है कांग्रेस को लाना।
चूंकि कांग्रेस की सरकार जब थी तब हम डीजल पर लेते थे 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी, और हम पेट्रोल पर लेते थे 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी। आज वो एक्साइज ड्यूटी जब इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये घटा दिए हैं, तब भी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर 27 रुपये और 21 रुपये अभी भी लगाई जा रही है, जो पहले 32-33 होती थी, अब 5-10 रुपये कम करने के बाद भी ये हाल है। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं कि आज की स्थिति क्या है। तब ये 3 रुपये 56 पैसे जब हम डीजल पे एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे, तब ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, तब ये प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करने की बात करते थे। तो अगर तब महंगाई की मार बहुत थी तो फिर अब क्या है? महंगाई की मोदी मार अपार, यही कह सकते हैं हम। सच्चाई ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से बढ़े हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय कच्चे तेल की कीमत कांग्रेस शासन की तुलना में बहुत कम है। कांग्रेस शासन में $140 प्रति बैरल गई थी, आज की डेट में $84 प्रति बैरल है। कितना अंतर है? जवानों ने जो शहादत दी उनकी आत्म शांति के लिए जलाई है, मगर नहीं, प्रधानमंत्री जी मौन धारण कर लेते हैं, मगर मन की बात करने में बहुत अव्वल है। मुझे लगता है मन की नहीं, जन की बात की आवश्यकता है, और जनता को भाषण नहीं राशन चाहिए, तो उसके लिए सरकार को कुछ करना जरूरी है इस समय। मैडम एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि जो कोरोना काल में जो लोग मरे कोरोना से, उनको कैसा है, सरकार तरफ से मुआवजा मिल रहा है क्या? बस ऐसी मैं कैसा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो लोग कोरोना से मरे हैं उनको पैसा मिला या नहीं मिला। देखिए वो स्पष्ट हो चुका, और वो स्पष्ट ऐसे हुआ था कि इन्होंने खुद कहा कि पहले हम मुआवजा देंगे, 4 लाख मुआवजे की बात हुई, बाद में इनका मुआवजा 30-40 हज़ार पर आकर रुका। तो ये सरकार वो है जो कोरोना काल में मृत्यु से जो गए उनको मुआवजा नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको एक घटना बताती हूँ, उत्तर प्रदेश की एक घटना है कि बुलंदशहर के अंदर एक गौरी शंकर लोधी जो एक ई रिक्शा चालक था, उसको एक दरोगा ने पीट पीट के मार दिया। अब जब पीट पीट के मार दिया गया तो उसको परिवार को मुआवजा देने के लिए कि FIR दर्ज ना कराएं उसके परिवार वाले आवाज़ ना उठाएं, उसके परिवार वाले क्योंकि कम शिक्षित थे, तो उनकी पत्नी को जाकर पुलिस वालों ने बाकायदा 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की, और ये कहा कि हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं लेकिन FIR दर्ज मत कराना। तो इनके पास देखिए वैसे तो सरकारी नौकरियां बची नहीं है हिंदुस्तान में, मात्र मुआवजा देने के नाम पर किसानों को कुचल दिया जाता है, तो मुआवजे के तौर पर दे दी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घिनौने कृत्य करने के बाद चाहे वो पुलिस वाला